अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जो फ्रांस में और यूरोप में जो माहौल चल पड़ा है और जो चीज़ें हैं, इसके अलावा बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो हो रहा है, इन सब पे मालूमात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल बलोच साहब। बिलाल बलोच साहब कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की ओप्रेस्ड कौमियत बलोचों की नुमाइंदगी करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में कई साल से नुमाइंदगी करते हैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे, और फ्रांस में रहते हैं, फ्रेंच सिटीजन हैं। तो उनसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई हालात नहीं बता सकता कि मैं भी फ्रेंच सिटीजन हूँ लेकिन मैं फ्रांस में रहता नहीं हूँ। तो आजकल का क्या माहौल है, क्या हो रहा है, उन सब से जानने के लिए हम बातचीत करेंगे बिलाल बलोच साहब से। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू आरब भाई, आपने इस काबिल समझा और दावत दी, तो थैंक यू सो मच। बिलाल साहब, आप जर्नलिज्म के शोबे से कई सालों से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये बताएं कि क्या फ्रांस में जो हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नबी पाक की जो कार्टून बनाए गए थे और ये सब चीज़ें थी, तो क्या आप समझते हैं कि मुसलमानों पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है? क्या मुसलमानों को फ्रांस में आज़ादी हासिल है या नहीं है? देखिए आरिफ भाई, आपको शायद इस मसले पे मालूम भी है कि इस हवाले से मैंने 2-3 आर्टिकल भी लिखे हैं पहले। एक अंग्रेजी में है, एक उर्दू में है। तो मैंने इनमें यही कहा है, और ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, मतलब कि एक वैशी इंसान, जिसको मैं वैशी है, उसने जो 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 भी किया है, एक वैशी अमल है कि एक आम मासूम उस्ताद का सर कलम करके उसकी फोटो सोशल मीडिया पे दे के और ये तस्कीन कर रहा है, क्योंकि ये एक बिलीफ है, मतलब ये एक बिलीफ है कि मतलब किसी भी मासूम को मारो तो यू हैव टू गेट समथिंग इन पैराडाइज, जो एक गलत इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की। इस्लाम मजहब है इंसानियत का। आप अगर कुरान शरीफ, एक तो मतलब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे, अब चैट भी होती रहती है, हमारे पाकिस्तान में 90% लोग जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ वो ऐसे सर हिलाते रहते हैं। तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, अगर कोई चीज मैं भी इस तरफ पढूं, मुझे पता नहीं उसमें क्या लिखा है, तो मैं तो उस पर अमल नहीं करूंगा। मैं उसी पे अमल करूंगा जो मुझे कोई मौलवी, जिसके अपने मकासद हैं, चाहे वो पॉलिटिकल उनके मकासद हैं या कोई और मजहबी तफरीक है। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान में शिया है, अहमदी है, तो ये बहुत सी चीजें कुरान शरीफ में नहीं लिखी हैं। कुरान शरीफ एक जामे किताब है दुनिया के लिए, दुनिया के मुसलमानों के लिए। उसमें हर चीज लिखा हुआ है। जब भी आप, जब जैसे अब जैसे जैसे आपने सवाल किया, तो उसने जैसे ये किया, तो जाहिर है इस मुल्क में, जिस मुल्क का मैं रहता हूँ या शहरी हूँ, इस पर मेरी तरह और भी मतलब मिलियन में मुसलमान शहरी हैं इस मुल्क के। इनके अपने वैल्यूज हैं, हर मुल्क के अपने वैल्यूज हैं। जैसे कि आप सऊदी अरब में कोई गिरजाघर नहीं है, तो वो तो ईसाइयों ने तो ये नहीं कहा ना हमें उधर बनाना है या वो करना है, मतलब एक एक सिस्टम चल रहा है। हर मुल्क का अपने वैल्यूज हैं, अपना लॉ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज है। किसी किसी गैर मजहब ने बोला है कि पाकिस्तान में कि हमें भी ये आजादी दो कि हम भी पाकिस्तान के सदर बने? आपके तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि गैर मुस्लिम सदर नहीं बन सकता। तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें, मतलब आप उनको कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, मेरे नजर में दिस इज, मतलब हर मुल्क का अपना कोई कानून है, अपना कोई वो है। तो आते हैं फ्रांस में। फ्रांस में जिस जिस जैसे कि एक पहले पाकिस्तानी ने एक एक्ट किया था कि दो जर्नलिस्टों को उन्होंने अटैक किया था पेरिस में। उसके बाद से ही सिलसिला ये शुरू हो गया, ये मतलब कि भाई, और ये आप ये देखें, आपको हैरत होगी, ये सारे बंदे फ्रेंड्स थे, वो भी लेते थे।
वेलफेयर भी लेते थे। मतलब जिधर आप रह रहे हो, जहाँ की वेलफेयर रह रहे हो, तो मतलब दिस इज नॉट सेंस भी नहीं बनता। अगर आप वेलफेयर नहीं भी ले रहे हो तो यू मस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कंट्री यू आर लिविंग। वो तो सिटीजन भी नहीं है, इस मुल्क के सिटीजन भी नहीं थे मतलब। तो मेरे कहने का मतलब है, तो फ्रांस ने जो भी मेजरमेंट लिए हैं, दीज ऑल मेजरमेंट बिलोंग टू देयर सेव देयर वैल्यूज, इंटीग्रिटी, लॉस के लिए। बाकी रही मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, दुनिया है यहाँ पे, मसाजिद खुले हुए हैं, लोग आराम से जाते हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं और बहुत से जो मजहबी फराइज वो अदा करते हैं। तो अभी हमने सुना है कि फ्रांस में सदर मैक्रोन ने एक ऑपरेशन शुरू किया है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप वहां पे रह रहे हैं, आपने ऐसा कुछ देखा है? आ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये जो आप भी समझते हैं मीडिया के इम्पोर्टेंस को, मैं भी समझता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, दैट कि मीडिया कैन मेक यू क्राई, मीडिया कैन मेक यू हैप्पी, मीडिया कैन मेक यू एक्साइटेड। तो ये मीडिया वार है। मैं फ्रांस में रह रहा हूं, मैंने अभी तक मेरे, मैं इधर से भी जाऊं, दो मस्जिद मेरे इधर हैं, एक मस्जिद मेरे उस साइड पर है, दे आर ओपन। कोविड से पहले, अभी तो कह रहे कोविड है मतलब पीपल कैन नॉट गो, मगर मुझे यकीन है कि उसमें भी, कोविड में भी वो दे आर अलाउड टू गो टू प्रे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जितने भी मेजरमेंट लिए हैं, उन्होंने क्या मेजरमेंट लिए हैं? उन्होंने कुछ मसाजिद को बंद किया है। वो वही मसाजिद हैं, जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि दे वर इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग एट। मतलब कि उन्होंने जो ये इंसिडेंट हुआ था, उस्ताद ने जो कुछ चीजें दिखाई थी एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, उसको इश्यू बना के उसको उन्होंने पोलिटिकलाइज, मैं तो बोलता हूँ पोलिटिकलाइज किया, या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को उन्होंने हवा दी। इस चीज को उन्होंने पूरा इस चीज को हवा दी, और ये चीजें मिक्स होते आके इस ये जो चीजें ने उसके जहन में बैठ गई। क्योंकि हर कोई बंदा अपने हिसाब से पढ़ा लिखा है, हर कोई बंदा अपने हिसाब से सोचता है। शायद उसने ये सोचा होगा मैं किसी मासूम को मार के मुझे जन्नत में कुछ चीजें मिलेंगी, जो अमूमन ये लोगों के बच्चों के जहन में होता है, आपको भी पता है इन चीजों का। जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, हम तो इस चीज पे ये नहीं करते कि किसी गैर मजहब को, किसी मासूम को मार के हम इस तरह कर सकते हैं या हमें इतनी चीजें मिल सकती हैं। तो ये उसकी सारी, जो मैंने आपको, मैं शायद ये मेरी ये अपनी सोच है कि यही सोच उसके जहन में होगा। नहीं तो कौन जाके कोई मासूम उस्ताद को, जिसका ना कोई इस्लाम से लेना देना ना किसी और से लेना देना, तो दिस इज द क्वेश्चन। बाकी ये है कि पूरा कंट्री में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो, उन्होंने सिर्फ चंद, मतलब 5 या 6 या 8 लोगों को पकड़ा है। दे वर ऑल इन्वॉल्व डायरेक्टली एंड डायरेक्टली विदाउट द केस, विद द केस, विदाउट द केस नोबडी वाज अरेस्टेड, नोबडी वाज डिटेन। ये तो आपको पता है। अगर ये मैं एक चीज अरब भी आपको इधर क्लियर करूं, मेरे ख्याल में इस, ये जो बारबेरिक, जिसको आप बारबेरिक से भी और कोई लफ्ज मेरे पास हो शायद वो भी मैं इस्तेमाल कर सकूं, इस तरह का वाकया किसी भी सोसाइटी में किसी भी मुल्क में हो, आई डोंट थिंक सो दे विल फॉरगेट एंड दे विल नॉट टेक further more strict action against to stop such kind of barbaric action in future. अच्छा, ये बताएं कि बायकॉट फ्रांस चल रहा है, पाकिस्तानी तुर्की खास तौर पे इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो कितने मुसलमानों ने फ्रांस छोड़ के चले गए कि भाई हम इस सोसाइटी में नहीं रह सकते, हम तो बायकॉट करेंगे? कितने मुसलमान छोड़ के गए हैं फ्रांस? मेरे ख्याल में तो किसी ने अभी तक, मैं ना इधर के अखबारों में आया है ना किसी और पाकिस्तान के अखबारों में मैंने देखा किसी ने। ये देखिए, ये एक माइंड सेट बना है, ये एक माइंड सेट बना है, बल्कि आप सोचते ये पोलिटिकलाइज हो रहा है। ये इस इशू को मैं ये देख रहा हूँ, इट्स बीइंग पोलिटिकलाइज। अगर आप हकीकत में देखिए, मतलब जैसे कि हम देखें, सऊदी अरब में हमने किसी जुलूस को बाहर निकलते नहीं देखा, जहां पर हमारे मुसलमानों का काबतुल्ला शरीफ है, जहां से मतलब इस्लाम का जिसको हम घर कहते हैं, वहां से तो किसी ने ये आवाज नहीं निकाली कि क्या हो रहा है क्या नहीं। दो मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो जैसी वैसे पाकिस्तान था, दे डिवाइडेड इन 1971। मगर जो भी उनका, मैं अभी तक भी इन चीज को समझ नहीं सका हूं कि वो कहते हैं बाइकाट करें बाइकाट करें।
पहले आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रांस का इन कंट्रीज से देखिए कितना है उनका। मतलब एक चीज होती है ना, चलो भी हम बाइकाट करेंगे फ्रांस को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लेट डू बाइकाट, मतलब इससे फ्रांस की इकोनॉमी पे असर नहीं होगा, मगर फिर भी देखें, इधर इधर माशरों के डिफरेंस को देखें, यहाँ पर डिसीजन को देखें, फिर भी फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसने यहाँ तक भी बोल दिया है कि वी लव रिलीजन जस्ट बिफोर, लाइक मतलब दे ऑलवेज से लाइक दिस, आवर वॉर इज नॉट विद इस्लाम, हमारा जो जंग है कोई मजहब के साथ नहीं है। मुसलमान हमारे यूरोप का हिस्सा है, हिस्सा रहेंगे, बट बहुत सालों से हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, दे आर पार्ट ऑफ यूरोप। और और मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि फ्रेंच अभी तक के जो हालात हैं, दिस इज नॉट वॉर अगेंस्ट इस्लाम, दिस इज द वॉर अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज ऑफ रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक, और आप कह सकते हैं लॉ ऑफ द रिपब्लिक। किसी ने ना फ्रांस को छोड़ा यार। अरब भाई आप भी जानते हैं, हम मुझे भी पता है कि यहाँ पे कितने जितने भी अरब कंट्री से लोग आते हैं या एशिया से आते हैं, दे कम फॉर देयर बेटर फ्यूचर। Do you think they can get same type of the standard education on their own countries? It's impossible. You think they can get such kind of the benefit on their own countries? It is impossible. They think they can get such kind of the welfare state anywhere in the world. I mean, if you compare third world countries, ये कहना कि छोड़ के जा रहे हैं, ये बाइकाट, ये जस्ट लाइक मतलब जस्ट ये आप कह सकते हैं कि किसी ने किसी मस्जिद से ऐलान किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, मगर रियलिटी ग्राउंड में डिफरेंट है। सुना है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है और आगे चल के मामला और खराब होंगे। आप ग्राउंड पे वहां पे रहते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से भी राब्ते में हैं, आप बताएं क्या वाकई आगे खतरात ज्यादा हैं या चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा? नहीं देखें, अरे भाई मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई और खतरा है या कोई चीज है। देखें, रेडिकल जो जो एक्सट्रीमिज्म है ना, इसको कोई भी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो, चाहे वो बांग्लादेश क्यों ना हो। हर कोई कंट्री के अपने जो है ना एक सर्कल है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए जिसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वैल्यूज आते हैं, उनके अपने डोमेन है। तो अगर लोगों ने इस डोमेन से मतलब जैसे कि डोमेन में रह रहे हैं और डोमेन में दे हैव टू लिव ऑन दिस डोमेन, दे हैव टू रिस्पेक्ट द वैल्यूज, दे हैव टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल। हाँ, अगर किसी ने कोई ऐसी कोई हरकत जैसे कि इसने की थी, तो लिहाजा गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। और तो दुनिया में कहीं पर भी होता है। जैसे कि अगर आप हमारे इस्लाम का जो ये कंसेप्ट है, जब हम बदी करेंगे तो दोजक में जाएंगे, जब बदी नहीं करेंगे दोजक में तो नहीं जाएंगे ना। वी कैन लिव इन पैराडाइज। अच्छा, ये बताएं कि आप एक बलोच हैं, एक प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि बलोचों का क्या इशू है, बुनियादी मसला क्या है, क्यों आप पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? देखिए, जैसे एज ए जर्नलिस्ट जब जब मैं किसी बलोच से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट आई नो द हिस्ट्री। और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में एवरी प्रेसिडेंट, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो बेनजीर साहिबा हो, या अपना आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, दे ऑल अपोलोजाइज टू द बलोच नेशन। क्यों? बिकॉज दे नो दैट के दे आर गिल्टी एंड दे आर स्टिल गिल्टी। आप हालात आपके सामने हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन बलूचिस्तान फ्रॉम द लास्ट, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1947 से जो ये सिस्टम शुरू हो चुका है। देखें, बलोच ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, मगर हर दफा हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेटरियाट डैम, और हर दफा हर वक्त यही मसला था। मगर जब 2006 से ये हालात कुछ मतलब पीक पे चले गए हैं, तो आई थिंक देयर इज अ स्टेज कम, वो अंग्रेजी में कहते हैं टू नो रिटर्न। तो आप भी जानते हैं, जैसे कि अभी हम डॉक्टर मालिक साहब हैं जो बलूचिस्तान के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उसने खुद तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि ग्वादर में, जैसे कि आपके आपने कहा कि डेवलपमेंट
तो ज्यादातर लोग जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ग्वादर को इंडिकेट करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर मीन he was the executive of the province of Balochistan. He said openly, जो जलसा हुआ था बीपीडीए का रिसेंटली या क्वेटा में, और उसने अपना उसमें भी तकरीर किया था, क्या नाम है अपने आ, गुजरांवाला में भी बोला था कि वहां पे पानी का, पीने का पानी अभी तक नहीं, अभी तक जब अभी मैं और आप बात करें पानी का, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो व्हाट यू एक्सेप्ट डेवलपमेंट मोर देन दिस टू बेसिक थिंग। तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान मूवमेंट एक इस स्टेज पे, जैसे कि आपने कहा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गई है, तो आप अचीव कर सकेंगे? सोलो फ्लाइट है ना आपकी, आपको कहीं बलोचों को कहीं से मदद तो नहीं मिल रही, तो किस तरह फिर आप एक इतनी बड़ी आर्मी जो कि 70% पाकिस्तान का बजट खा जाती है, इतनी मैसिव आर्मी का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए अरे भाई बलोचों, अगर आप वो, मैंने भी अपने लोगों से बात जब मैं करता हूँ और मैं इस पे लिखना भी, देखो बलू हमारे एक प्रॉब्लम है, वी हमारे मासेस में लोग, मतलब वी वी हैव नो एनी, ये जो जितने भी बलोच पार्टी हैं, जो अपना नेशनलिस्ट के अलावा जो इंडिपेंडेंट, जिनको मतलब जो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, वो और पार्टियों की शक्ल में नहीं है, देयर नो एनी पॉलिटिकल पार्टी, एक एक इक्का दुक्का दो दो एक हैं, और उनकी मास्टर्स तक रसाई नहीं है। आप दुनिया की कोई भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट को देखें तो मासेस ने बहुत सा किरदार अदा किया, और किरदार ही मासेस अदा करता है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखें, फ्रांस के रेवोल्यूशन में किसी पार्टी ने कोई वो काम नहीं किया, अवाम ही बाहर निकली है। जिस तरह के लोग कहते हैं कि दो चीजें रेवोल्यूशन को और इंडिपेंडेंट की को वो मतलब वो प्रोमोट करते हैं उनको, और स्ट्रांग करते हैं, उनमें जज्बा पैदा करते हैं, एक भूख होता है, एक नाइंसाफी होती है। और जैसे कि अगर आप बलूचों को कंपेयर करें तो नाइंसाफी तो बलूचों से हो रही है, और भूख का भी उधर वही हाल है, मतलब। तो मगर मसला ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है। अभी ये इन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना लाइमल बनाते हैं, किस तरह पहले साथ होते हैं। उनके पास तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं, अगर वो मदद करना चाहें भी बलोचों का, तो पहले रुक जाते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू विथ whom। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। तो कुछ मसाइल तो बलोचों के हैं, मगर जैसे कि आप क्या कि उनकी जो गोरिल्ला वार है वो तो खत्म नहीं होगी, और उसी ने ही उनको बहुत एंगेज किया हुआ है पाकिस्तानी फोर्सेस को ग्राउंड में। आप देख रहे हैं कि हर महीने में दो तीन वाकयात होते हैं, अभी भी रिसेंटली एक वाकया हुआ है। तो क्योंकि बलोच में, वैसे मैं भी बलोच हूँ, मुझे पता है कि वो तो एक होता है ना कि पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की बलोच की पहाड़ों के लोग हैं। वो पहाड़ों को अपने पहाड़ों के रास्तों को बेहतर समझते हैं बनस्पत वहां के आर्मी के। तो शायद यही वजह है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उनमें आर्मी अगर उनको उधर जाती है तो उनका मोटिवेशन कोई दूसरा है, उनका मोटिवेशन कोई दूसरा है। उनके मोटिवेशन में यह है कि वी हैव टू स्टे अवर मदरलैंड, एक जज्बा है ना उनको। कोई वो होती है, आपने देखा है जब वो उनकी कोई, जब कोई लाश हो, अगर कोई किसी इनकाउंटर में किसी आपको देखते हैं, उनकी चप्पलें तक नहीं होती उनके पैरों में, तो मतलब वो आप देख सकते हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि it, ये कुछ तो मतलब वो, आई डोंट थिंक सो इट विल बी फिनिश, आई डोंट थिंक सो इट विल बी collapse। मगर बलोचों को अगर वाकई कुछ चीजों को अपने आप को आगे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए दे हैव टू सिट टुगेदर, दे हैव टू मेक अ कंबाइन वन एजेंडा, पार्टी अलायंस या इस तरीके का मूवमेंट उनको आपस में करना चाहिए। चाइना का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बलूचिस्तान में, खासतौर पे ये सीपेक जो है
और ग्वादर पोर्ट बीइंग ए वेरी वाइटल पोर्ट, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है रीजन में। और चाइना पहले रशिया भी कोशिशों में था कि ग्वादर पोर्ट हासिल कर ले, ना कर सका, अब चाइना को दे दी गई है। आप कैसे देखते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस को बलूचिस्तान में? खास तौर पे आपके बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, सुना है उसको भी पंजाबी आर्मी और चाइनीज आर्मी मिलकर एक्सप्लॉइट कर रही है। किस तरह देखते हैं आप चाइनीज इन्फ्लुएंस को बलूचिस्तान में? देखें यार भाई, ये जो आपने सवाल किया है चाइनीज के, तो चाइनीजों के लिए एक चीज मशहूर है जो उनको आप अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल नेवर नेवर गिव यू फ्री लंच। ये और एक कंट्री है, कंट्री भी ऐसे है कि उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक वन पार्टी उनका है। तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही ग्वादर में आए। उनकी बहुत बड़े प्लान हैं, उनके पास ऑलरेडी प्लान है कि उनको क्या करना है, कौन सी जगह पे आर्मी बेस बनाने हैं, कौन सी जगह पे क्या करना है। तो दे हैव ऑलरेडी प्लान, मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो एक प्लान के साथ ही आए। जैसे कि मैं हमारे एक बलोच मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा था कि इट इज ईस्ट सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि वो पहले आए थे इस तरीके से इंडिया में, उन्होंने कदम रखा इस हमारे इस रीजन में, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीजों को अपने तरफ करने कर दिया। तो आई थिंक चाइनीज ऑन द सेम पाथवे, दे आर फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप। मगर रही बात, चाइनीज को भी अभी बहुत परेशानी विद इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही हो रही है। आपने शायद न्यूज को आप फॉलो करते हैं, जिस तरह के उन्होंने पहले टीपेक के हवाले से बहुत से उनके इतराजात थे, अभी आए थे, फिर पाकिस्तान ने, क्योंकि वो सिविलियन पे यकीन नहीं करते, क्योंकि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, दे हैव नो एनी डेमोक्रेटिक रूट्स, दिस वन पार्टी, आप जानते हैं। तो कम्युनिस्ट तो अपने हिसाब से सोचता है। तो उन्होंने उनको फोर्स किया, फिर उन्होंने कोई मेजर जनरल चार्ज हो जिसके ऊपर अभी करप्शन के भी चार्जेस लगे हैं, फिर उसने शायद कोई सीट छोड़ दिया, मगर फिर अभी भी सीपेक में है। तो उसको उन्होंने ये भी देखा, अभी उन्होंने ये बावर करा दिया चाइना को, तो देखे ये हम लाए। मगर चाइना के लिए अगर आप चाइना पे थोड़ा स्टडी करें, तो चाइना को आप देखेंगे कि चाइना का रिकॉर्ड ये, चाइना आपको लोन देता है, आपको पैसे नहीं देता। चाइना ने कोई पैसा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं बोलते हैं कि शायद से मीठी और मीठी मीठी वाले लोग उधार नहीं देते वो फ्री में देते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा, चाइनीज नेवर गिव यू फ्री लंच, तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये उनका एक क्रेडिट है, दे हैव टू रिटर्न। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद मालात उस मैच पे पहुंचे, जैसा कि उन्होंने तंजानिया में किया, किसी और कंट्रीज में, अफ्रीकन में भी किया, श्रीलंका में भी किया, कि जब वो डेबिट आपको क्रेडिट देते हैं, जब वो लेने के टाइम आता है, तो यार अभी आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके सामने है। चीनी आटा दाल, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मैं उनको सुनता रहता हूँ कि व्हाट दे से ऑल द टाइम, एवरी टाइम अबाउट द कि महंगाई बढ़ी हुई है, कि एक बंदा अगर उसकी 30-40 हजार रुपए भी तनख्वाह है, दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, मतलब जैसे ग्रोसरी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, खाने पीने की और भी चीजें, रोजमर्रा की चीजें भी है, वो अप्रोच से बाहर होती जा रही है, मतलब। तो फिर शायद इस तरह का हो जाए कि वो उसको वो कर दे। मगर चाइनीज का जो, जहां तक रही बात डेवलपमेंट की, तो मैं ये नहीं समझता कि, और दूसरी उनको सबसे बड़ा जो 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 फियर है, वो बलोच मिलिटेंट की तरफ से भी है चाइना को। और दूसरे खुद अभी हाल ही में आपने देखा था कि खुद लोकल पंजाब के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो भी मैंने सुना है कि उन्होंने भी ये किया है कि भाई ये इधर आते हैं, ये हम जो जिस चीज को हम 10 रुपए का बेच रहे हैं, ये 5 रुपए में बेचेंगे, तो हमारी चीजें कौन लेगा। तो ये भी एक इशू है, वहां के लोकल जो बिजनेसमैन है उनका भी इशू है। और दूसरी बात यह है कि जो लोकल, जो बलोच लोकल जो ग्वादर में रह रहे हैं, अभी हाल ही ने उन्होंने जो ना ये फिशिंग के हवाले से जो ट्रॉलर हैं, उनका जो जो लोकल जो वहां पे माइगिर है, उनके भी बिजनेसेस आप उनको उन्होंने छीन लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, जहां पे नाइंसाफी होगी, आई डोंट थिंक सो ऑन द बैरल ऑफ द गन यू कैन डू डेवलपमेंट इन Balochistan. I don't think so. No, anywhere you are, and no one allowed to do
डेवलपमेंट ऑन द बैरल ऑफ द गन गन आप नहीं कर सकते। या चलो भी, अगर अभी आप देखें कितनी कब से शुरू है, एक आप अंदाजा लगाएं ये प्रोजेक्ट कब से शुरू है। और दूसरी, आपको आपको पता है कि जैसे कि हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, कैसर बंगाली साहब ने कहता है, इट्स नॉट अ गेम चेंजर, इट्स अ गेम ओवर। आपको शायद मालूम है, आप भी चीजों को फॉलो करते रहते हैं। तो बहुत से हर्डल्स, बहुत ही ज्यादा हर्डल्स हैं। इतना वो नहीं है कि जैसे कि आपने बीआरओ वाला अपने नक्शों में दिखा दिया, इधर से ट्रेन जा रही है, बहुत तेज ट्रेन जा रही है, और चाइना के उस कोने से पहुंच रही है, वहां से इधर आ रही है। उन नक्शों में हम दिखा सकते हैं, मगर इन रियलिटी देयर इज सो मेनी हर्डल बोथ साइड। आई मीन पाकिस्तान के लिए भी हर्डल है, अपने चाइना के लिए भी हर्डल है। बिलाल साहब, आप कराची से ताल्लुक रखते हैं, बलोच हैं लेकिन कराची में पले बड़े हैं। कराची के बलोच का और बलोचिस्तान के बलोच में क्या मुख्तलिफ है, नंबर वन। नंबर दो ये कि मैं भी कराची से हूं, और मैं अगर देखता हूं तो कराची के जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड एरियाज हैं वो लियारी और मलीर हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे आम आदमी बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारता है। और ये दोनों इलाके पीपल्स पार्टी के गढ़ हैं, और यहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती रही है, और पीपल्स पार्टी ही सिंध में हुकूमत भी बनाती रही है। तो क्या वजह है कि बलोच ऑफ कराची आर सो अंडर डेवलप्ड? देखिए आरब भाई, पहली बात आप ये सोचें कि हमारे कुछ बलूच जो कराची में रहते हैं, कुछ तो पहले से रह रहे हैं, कुछ बाद में वो आए, कुछ बेटर एजुकेशन के लिए कराची आए हैं, कुछ कुछ के अपने कारोबार के सिलसिले में आए हैं, कुछ बेटर एजुकेशन के सिलसिले में आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं। मगर रही बात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कराची बलोच एंड बलूचिस्तान बलोच, तो बलोच इज बलोच। इधर ही लिविंग इन कराची, इधर इज लिविंग इन इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, एनीवेयर इन देयर इज सो मेनी बलोच, देयर इज सो मेनी बलोच। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं, बलोच इंडिजियस पीपल है कराची का। दे आर द फर्स्ट पीपल दे आर लिविंग इन कराची। माइट यू नो द हिस्ट्री वेरी वेल देन मी, मतलब। तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि जब हम बलोचों ने, फिर बलोचों ने बलूचिस्तान को उन्होंने सूबा 97 में बनाया था, आप समझ रहे हैं। तो बलूचिस्तान एक सूबा, मतलब बलोच जिधर भी हो, चाहे वो तंजानिया का बलोच हो, चाहे वो इंडिया का बलोच हो, चाहे वो कराची का बलोच हो, बलोच बलोच है। मतलब जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ, मेरे सारे बलोच वही जुबान बोलते हैं। अगर मैं जो, मतलब जैसे कि आप हैं या दूसरे पंजाबी है, पश्तून है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, दे कैन नॉट स्पीक अवर लैंग्वेज। हाँ, अगर वो सीख जाए वो अलग बात है, मगर मैं ऐसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि बलोच में कोई डिफरेंस है कराची के हवाले से। बाकी दूसरी बात आपकी डेवलपमेंट की, तो आरब भाई देखें, मैं एक डेमोक्रेटिक सपोर्टर, मतलब डेमोक्रेसी को मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो अलग बात है कि इनमें, इनकी पार्टियों में भी डेमोक्रेसी नहीं है, मगर डेमोक्रेसी तो नाम का तो है, मतलब सही है ना। तो दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट क्यों नहीं होती, ये एक आपका बहुत ही एक, वो आप कह सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे तकरीबन बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, तो अगर आपके पास इतना टाइम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये एक मैं इसको बोल, मेरे नजर में ये एक इस तरह का उन्होंने कोई एक सेटअप बनाया एस्टेब्लिशमेंट ने, कि आप देखते हैं वो जब भी चाहे, किधर भी चाहे, कुछ भी कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताता हूं, कि अभी आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसके एक्सटेंशन का मसला आया था। ये बिल आपके डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों ने पास किया है। दे पास बाय रिप्रेजेंटेटिव, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउ दे पास इट, यही लोग हैं जो, मतलब ड्राइंग रूम में, अभी तो शायद वो जलसों में भी कह रहे हैं, मगर ड्राइंग रूम लेवल में क्या कहते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है, मुझे भी अच्छी तरीके से पता है। और वो कभी कभी बाहर भी आते हैं, मगर अभी तो खुल्ला खुल्ला कह रहे हैं। मगर जब आप उनकी बरक्स देखेंगे तो चीजें इस तरह नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेट है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दे आर बैटलिंग टू गेट द पावर, दे आर नॉट बैटलिंग टू
bring the reform in the system, in establishment. जिस दिन इन्होंने एक साथ ये तय किया कि वी हैव टू फाइट फॉर रिफॉर्म, सही है, तो फिर मेरे ख्याल में दैट डे will bring change in Malir, that day will bring change in Karachi, that day will bring in entire Pakistan. Things will be totally changed. अगर हम एक और फैक्टर देखें तो वो ये है कि इस रीजन में, साउथ एशिया में, सुपर पावर अगर है वो इंडिया है। और इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, और हिस्टोरिकली देखा जाए तो आज का जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया था एक जमाने में। हम लोगों की ओरिजिन इंडिया है, खासतौर पे जो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, मुहाजिर हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने अब तक बलोचों की कोई खास मदद नहीं की। इवन के बरामदाग बुगटी साहब जो कि जनीवा में रहते हैं, उनको भी अजाइलम देने से इनकार कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया को मदद करनी चाहिए बलोचों की या नहीं करनी चाहिए? नहीं, जहां तक मदद की बात है तो मेरे ख्याल में हर एक वो कंट्री जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है, जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखता है, जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, जो रूल ऑफ राइट्स पे यकीन रखता है, दे मस्ट हेल्प नॉट ओनली बलूच, एनीवेयर, एनी अप्रेस्ड नेशन मूवमेंट उनको करना चाहिए। तो ये तो कोई, मेरे ख्याल में आपको दुनिया का कोई भी बंदा यही कहेगा। रही बात इंडिया के हवाले से, इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है। इंडिया के जो पॉलिटिकल, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, जिस सेम चीजें जो पाकिस्तान में, मगर इंडिया ओवरऑल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि आज के जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, जो अमेरिका के जो अभी की जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये इज स्टिल प्रेसिडेंट। नो, इंडिया में भी यही सिस्टम है। जब इलेक्शन होता है तो वजीर आजम ही रहता है। वो कोई निगरान सेटअप नहीं लाते पाकिस्तान की तरह, या कोई और चीज नहीं लाते। मतलब, तो मेरे कहने का मतलब है वहां पे उनके, मतलब डेमोक्रेसी, वहां पे उन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। उसकी मैं आपको एक दो तीन तस्वीरें अगर आप गूगल पे करें कि वहां पे इंडिया का मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बैठा है, एक खातून साहिबा थी। तस्वीरें आपने भी गूगल पे देखी हैं। तो जितने भी ओवरऑल जो चीफ आर्मी स्टाफ है, मतलब वो तमाम की तमाम लाइन में बैठे, हाथ बांध के इस तरीके से। आप, अरे भाई 70 साल हुए मुझे, सिर्फ आज तक एक तस्वीर दिखाएं जहां पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बैठा और उसके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा। एक तस्वीर देखे। मैं कोई एंटी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं। मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं कि जब तक आप एक डोमेन सेट नहीं करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो ये एक डोमेन है इंडिया का। मतलब आप आपके सामने है ये इंडिया का। मतलब आज तक आपके पाकिस्तान में ये दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे ना। कितने coup हुए हैं पाकिस्तान में। पहला coup उसको छोड़े, वो जो वो कामयाब नहीं हुआ था। एक coup सिकंदर मिर्जा के टाइम पे, पता नहीं किसके टाइम पे हुआ था, मुझे वो याद नहीं पड़ रहा। वो नहीं है मतलब। और दूसरा यहाँ पे है ना कि ये रॉ का एजेंट है या ये गद्दार है, ये वो है। तो आप हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो मैं बयान नहीं करना चाहता। मतलब अगर मुझे कोई गलत कि मैं अपनी गलतियों को देखूं, मैं बोलता हूँ वो भी गलत है तो इट मीन तो मैं गलत हूं ना। तो यही चीज है कि, और इसके लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को एक रोल अदा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दे आर यूनाइटेड जस्ट टू गेट देयर चांसेस एवरी टाइम। नवाज शरीफ को कितने चांस मिले? नवाज शरीफ को दो तीन चांस मिले हैं ना। और ये जो बिल जो पास हुआ था, ये अपना वजीर, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, इन्होंने ही पास किया था ना। तो मेरे कहने का मतलब है इनको चीजों को समझना चाहिए। बीच में जब ये हुआ था
बहुत ही अच्छा जा रहे थे, ये मरियम नवाज, ये बिलावल, ये फिर बीच में अचानक खामोशी हो गई, फिर अचानक पता नहीं इनका कोई एनआरओ भी, ये एनआरओ के पता नहीं कौन कौन सी ट्रम्प्स लेके आ जाते हैं, ये हुआ वो हुआ फिर हुआ। तो अभी जो बयानिया नवाज शरीफ ने शुरू किया है, अगर इस पे सब मुत्फिक हो गए, तमाम पार्टी जो अभी बाजार लग रहा है तो सही जा रहे हैं, मगर जिस तरह मेरी दो तीन लोगों से बात हुई थी तो दे थिंक दैट दे आर मोर वेल, दे हैव प्लान टू डेमोलिश, मतलब उनको सेपरेट, उसको क्रैश कर दें। तो देखते हैं अगर ये मूवमेंट चली फिर आपको पता चलेगा। और बाकी रही बात आपकी इंडिया की मदद की, तो इंडिया के साथ मेरे ख्याल में जितने भी ममालिक हैं जो भी ह्यूमन राइट्स या इस तरह की चीजों पे यकीन बिलीव रखते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ, स्पेशली ह्यूमन राइट्स पे, तो देयर इज सो मेनी ह्यूमन राइट वायलेंसेस। ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड है कि कितने मास ग्रेव निकले वहां पे, क्या होता है क्या नहीं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, ये जस्ट देखें कि मास ग्रेव ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि लोगों की लाशें निकलती हैं, इज्तिमाई लाशें निकलती हैं, वहां पे लोगों को उठाया जाता है, वहां पे लोगों को गायब किया जाता है, वहां पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, वहां पे क्या कुछ नहीं किया जाता है, और रोज का इधर मामूल है। बिलाल साहब, आपने कहा मास ग्रेव्स मिलती हैं, मिसिंग पर्सन्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो आपके जो लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, आपके पास एक लिस्टें होती होंगी कि आज ये पकड़ा गया, आज ये गायब हो गया है, सारा रिकॉर्ड होता होगा जब भी आप उसको पूरी दुनिया में इंटरनेशनलाइज करते हैं। जबकि पाकिस्तान के लोग, खासतौर पे फौजी बूट चाटने वाले लोग, एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन कहीं कोई लिस्ट नहीं है, कहीं कोई मिसिंग, इंडिया के मुसलमानों के जो मिसिंग पर्सन, जिनको ये कहते हैं कि हजारों लोगों को मार दिया, उनकी फैमिलीज कहीं ऐसे प्रोटेस्ट करती नजर नहीं आती जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है। तो ये जो इंडिया में आप मुसलमानों को देखते हैं, क्या मुसलमान बहुत बुरी हालात में आपको नजर आते हैं वहां पे, या उनको वही आजादी हासिल है, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज अजान आपको लाउड स्पीकर पे मिलती है, मस्जिदों को सब्सिडी मिल रही है, या आप समझते हैं कि इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा बुरी हालत में रह रहा है? देखिए आरब भाई, पहले तो आपको पता है कि जितने मुसलमान इंडिया में रहते हैं उतनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है। मतलब एक आप कह सकते हैं एक मुल्क वहां पर भी आबाद है मुसलमानों का। दूसरी बात, आपने कहा उनको राइट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो उनकी एक अपनी एक सोच है। मैं आज एक आपको एक बात बताऊं, मैंने दो तीन मुसलमान जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके जो किताबात में आपको उनको बताता हूँ, वो कहते हैं कि यू डोंट वरी अबाउट अस। वो मेंबर पार्लियामेंट, मतलब मेंबर पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो मैं वो आपको वही बात करूंगा जो उनके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोगों की मैं ख्यालात आपको बता रहा हूँ। तो कह रहे थे कि यू डोंट थिंक अबाउट वी पीपल, आप अपना सोचें, हमारी फिक्र नहीं करें, आप अपना सोचें हमारी फिक्र नहीं करें। अगर इस तरह की बात होती तो मैं नहीं समझता। रही बात आप कि किस तरह हुआ है, तो देखें पाकिस्तान के जो पहले के जो, जिसको मैं सदर तो नहीं कहूँ, सदर तो खैर कानूनी तौर सदर थे, मगर दुनिया को पता है फौजी डिक्टेटर था, दुनिया उसको डिक्टेटर ही कहती है। मैं परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। उसने तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेडली कहा है कि वी ट्रेन पीपल, वी सेंड टू द कश्मीर फॉर द जिहाद। तो वो बेचते हैं वहां पर भी, उनके हाथ में हथियारें देते हैं कि आप इस्लाम के नाम पे। देखिए मैंने कहा ना, जब आप रिलीजन को पोलिटिकलाइज करोगे तो चीजें इस तरह होंगी यार। दुनिया में देखो ये जो रेडिकलस, ये जो एक वहशत सी चाय हुई है ना, मैं इसको मजहब को, ये मजहब का कसूर नहीं है अरे भाई, ये पॉलिटिकलाइज हुआ है। ये चीजों को उसी हिसाब से वो देखते हैं। मतलब कुछ कुछ के प्रॉक्सीज बने हुए हैं, कुछ के कुछ लोगों ने मतलब कोई एक नई फोर्स बनाई हुई है किसी बड़े ताकतों को डराने के लिए कि भी। और ये एक मतलब एक ऐसी चीज है, इसको आप मतलब आप क्या तस्वर कर पा रहे, एक बंदा बम बांध के अपने अपने
जिस्म पे, इसको मरने का कोई डर नहीं है। आप इसको किस तरह मतलब कर लोगे, मतलब उनकी ब्रेन वॉश की सिस्टम आप देखो कि जिस तरह एक बच्चे को, अभी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बच्चे, दे बर्न इन फ्रांस, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, कि जहाँ पैदा हुए हैं, तो इनको भी आप उसी सेंस में देखें कि जिस जहां पर ये पैदा होते हैं तो उनको उसी दिन से बोला जाता है, उनके जहन में बैठाया जाता है कि किसी उसको मारोगे तो पता नहीं तुम जन्नत में जाओगे, पता नहीं आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो इस तरह की चीजें तो इन्होंने इंडिया में तो नहीं कर सके, मगर ये वो जो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो आप कह सकते हैं, ये इम्पोर्ट हुए हैं, मतलब एक्सपोर्ट हुए हैं सारे। इधर से जाते हैं, इधर से ही आते, उधर ही आते हैं, इधर से बेचे जाते हैं, उधर ही आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। ये जितने भी मुसलमान जो कश्मीर साइड के थे, दो वो उनको उधर बेचते थे, उनको ये तो आपके पाकिस्तान के जो परवेज मुशर्रफ है, उसने तो ये एग्री किया है कि हम ये करते थे, मतलब। तो इस तरह की चीजें देखो, कोई भी चीजों को, बाकी ये है कि वहां की हालात कैसे हैं मुसलमानों के, इकोनॉमिकली आप पूछ रहे हैं तो उनकी पैसा पाकिस्तान से पैसों से मतलब 100 गुना ज्यादा है। और अगर आप दूसरों की मतलब बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया ट्राई टू रीच अन मून। और रही बात पाकिस्तान की, वो तो अभी तकरीबन हमारे जो पाकिस्तान के जो शाह मोहम्मद कुरैशी हैं, उसी तकरीबन हर कोई बंदा ऐसी क्या में लगा कि कब हमें ग्रे लिस्ट में करोगे आप। मतलब दे आर ट्राइंग टू सी द पीपुल ट्रस्ट अस, वी आर नॉट टेररिस्ट, हम आतंकवादी नहीं फैलाते, हम वो नहीं करते। तो दिस इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। मतलब अगर उनके यहाँ कुछ चीजें हो जाती, इंडिया में अगर आप देखें कुछ चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जो एंटी ह्यूमन राइट्स हैं, मगर उसमें भी आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी कि वहां के लोग जब भी आप किसी को प्रोटेस्ट करते देख रहे हैं तो 10 लोगों के हाथ में कैमरा होता है। इट मीन्स वहां पे चीजें अलाउ हैं, डेमोक्रेसी है, लोग देख रहे हैं हर चीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इंडिया भी इस चीज को समझता है। इंडिया के जितने भी जो लोग हैं जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो तो कह रहे हैं गलत किया है इंडिया ने। और इंडिया इसी, मैं तो इसको मतलब इस मड में है, अभी तक इस मड में, दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। तो इस तरह देखो, जब भी कोई भी चीज आप कहीं पर भी बुरा करोगे, बुरा बुरा है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो। तो ये चोटी, मतलब ये कहना कि वहां पे मुसलमानों की सबकी हालत, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं और मुसलमान कश्मीर में नहीं रहते, उसकी बहुत, मैंने कहा ना कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी आबादी के मुसलमान इंडिया में रहते हैं। उनके बड़े बड़े हीरोज हैं, शाहरुख खान है या सलमान खान है, अगर उनका कुछ वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, आपके क्रिकेटर भी देखें, कितने क्रिकेटर उनके, अजहरुद्दीन है, मतलब दे हैव नो एनी रिलीजियस, और रिलीजियस डिफरेंसेस होना भी नहीं चाहिए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। मुझे तो नहीं मालूम, ऐसी कोई बात तो मेरे नॉलेज में नहीं है, और मुझे श्योर है कि इस तरह की नहीं होगी। सेक्युलर मुल्क है, वहां पे सदर रहे हैं, कई मुसलमान सदर रहे हैं। हाँ, वो अपना मतलब मैं कहने का मतलब है कि उनके साइंसदान भी थे और वो भी थे, तो डिवाइड डिवीजन में तो आई डोंट थिंक तो यार, यू हैव टू बिलीव। अगर मैं किसी डिप्लोमेट से या किसी से कोई से भी सवाल करूं कि हाउ यू कंपेयर पाकिस्तान एंड इंडिया डेमोक्रेसी, वो मुझे एक स्माइल देगा और मुझे जाहिर है यही बोलेगा इंडिया। अच्छा बिलाल भाई, आपसे मेरे कई ताल्लुकात हैं। आप और मैं कराची से बिलोंग करते हैं, आप और मैं फ्रेंच सिटीजन हैं। एक और ताल्लुक है हमारा यूनाइटेड नेशंस का। मैं पिछले 12-15 साल से आपसे हर साल मिलता हूं जिनीवा में। यूनाइटेड नेशंस के सेशन के दौरान आप काफ़ी एक्टिव होते हैं। खाली बलोच इशू पे नहीं, आप कई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे एक्टिवली का पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी। थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात हो जाए।
क्या है यूनाइटेड नेशंस? क्या कोई मसला हल करने की पोजीशन में है यूनाइटेड नेशंस के? जैसे एक आम परसेप्शन है कि यूनाइटेड नेशंस एक टूल है जो सुपर पावर्स ने दूसरी जंग अजीम के बाद क्रिएट किया था। उस वक्त बाकी पूरी दुनिया तो इनकी कॉलोनी थी और यही 5-6 पावर्स थी जो दुनिया पर रूल करती थी, और उन्होंने अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए यूएन बनाई थी। ये परसेप्शन है। आप किस नजर से देखते हैं यूनाइटेड नेशंस को? देखें आरिफ भाई, मैंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, वेयर आई फाउंड 23 मिलियन पासपोर्ट। शायद आपकी नजर से गुजरा है, नहीं गुजरा है। तो उसमें आप देखें, मुझे एक चीज अभी भी मैं आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे अभी ये चीज पूछना है यूएन वालों से कि वो कह रहे हैं कि एक वाकया हुआ था कि ताइवान के डेलीगेट्स गए थे यूएन के अंदर, उन्होंने 2-3 कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। उसके बाद वही डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस के लिए अंदर जा रहे थे, तो यूएन के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका। तो उनको कहा कि हम आपके जो पासपोर्ट है उनको अलाउ नहीं करते, और वी डिडंट रिकॉग्नाइज ताइवान सो फार, हम आपको अलाउ नहीं करते। तो मैंने एक, आप चिट्ठी कह सकते हैं, मैंने एक ईमेल लिखा, उनको चिट्ठी लिखी यूएन वालों को कि आपने किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया था। तो पहले उसने कहा था कि वी रिकॉग्नाइज, मतलब ये इस तरह की बात। फिर उसने कहा कि रूल्स वही हैं। अभी आप इनकी जुमलों को देखें कि रूल्स वही हैं। रूल्स कैन बी स्ट्रिक्ट व्हेन चाइनीज रिलेशनशिप बी बैड। बैड तो मतलब उसका माना ये तो जब चाइना के ताल्लुकात ताइवान से खराब होते हैं तो हम रूल को स्ट्रिक्ट करते हैं। तो मैं हैसियत ह्यूमन, मैं जो ह्यूमन राइट्स का मैं लॉयर तो नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, मगर मैं नहीं समझता ऐसी कोई लॉ एग्जिस्ट करती है यूएन के मैकेनिज्म में या चार्टर में या रूल यूएन के रेजोल्यूशन में कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के इंटरेस्ट पे, चाइना के ताल्लुकात पे आप वो रूल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, या चाइना के सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए आप 23 मिलियन पासपोर्ट को अनरिकग्नाइज करेंगे। आई थिंक ये ताइवानीज लोगों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत बड़ा अब्यूज है, अगर आप देखें तो। क्योंकि ताइवान और चाइना को जब आप कंपेयर करेंगे तो ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे लोग वोट देते हैं, कम्युनिस्ट वन पार्टी एजेंडा नहीं है, वो नहीं है, मतलब। तो देर इज अ बिग डिफरेंस। और रही बात आपकी यूएन में, मैं एक दो वाक्य आपको एक बताता हूँ। हमारे एक वूगर दोस्त हैं और मैंने इंटरव्यू भी किया है, मैं डोल्कनिसा की बात कर रहा हूँ। उसको भी प्रॉब्लम्स होते हैं यूएन में। और मैं आपको अभी एक बात बता रहा हूँ, शायद आपके जो सुनने वाले वो होंगे, शॉक हो जाएंगे। मैं खुद विक्टिम हूँ यूएन का। मुझे यूएन ने बिना बताए कि मैंने क्या किया 1.5 साल तक नहीं बताया, और अभी 1.5 साल क्या 3 साल हो रहे हैं, अभी 1.5 साल और हो रहे हैं, मुझे पता नहीं मैंने क्या किया। तो यूएन के कितने रेजोल्यूशन अभी तक पास हुए हैं, यूएन ने क्या कहा है, क्या हो रहा है, मैं आपसे कोई कमेंट्स नहीं करता। और मगर मुझे याद है जब सदर ट्रंप पहली दफा इलेक्टेड हुए थे तो उसने कहा था कि इट्स जस्ट लाइक अ क्लब ऑफ द पीपल। जिससे मगर मैं आई बिलीव ऑन अ ह्यूमन राइट, मैं अभी भी उनको एक्नॉलेज नहीं करता हूँ अपने ट्रंप ने जो कहा था। हालांकि ट्रंप ने अभी डब्ल्यूएचओ की भी वजह से, डब्ल्यूएचओ पर भी कुछ वो करके उनकी भी डोनेशन बंद किए और बहुत से इकदाम किए। उनके बरक्स आई बिलीव ऑन ह्यूमन राइट्स, आई बिलीव ऑन जस्टिस, और मुझे उम्मीद है कि दे विल ब्रिंग सम रिफॉर्म ऑन देयर सिस्टम एंड थिंग्स विल बी चेंज। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एंड आई नो माई सेल्फ, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। चाइनीज वायरस चल पड़ा है जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस के सेशन भी नहीं हो रहे, या हो भी रहे हैं तो वो चीज नहीं है जो नॉर्मली होती है। तो अब आप क्या देखते हैं, मार्च का सेशन होगा
और क्या ऐसा ही होगा जैसे सितंबर में हुआ था ऑनलाइन मेरे सेशन? ख्याल में वर्चुअल भी, अभी दोबारा वर्चुअल की तरफ भी सारे लोग, अभी जैसे कि अगर मैं और आप, अगर अभी ये कोविड नहीं होता तो शायद मैं और आप एक साथ बैठे कॉफी भी पी रहे होते। तो मेरे ख्याल में टिल, अगर चीजें देखें, अगर जनवरी तक कुछ चीजें बैलेंस हो गई, मतलब कुछ चीजें काल नीचे की तरफ गई, उसका जो रेशो होता है, जो कितने नए केसेस आ रहे हैं, कितने नए डेट्स आ रहे हैं, तो शायद वो वर्चुअल ना हो। मगर अगर इस तरह चला तो मेरे ख्याल में मार्च का सेशन भी यहाँ पे वर्चुअल ही होगा, मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें काफी जानकारी नहीं दी। नहीं, थैंक यू आरब भाई, आपने मुझे इस लायक समझा और दावत दी अपने बैठक में आने की। So thank you so much, and I hope so we will have a meeting. We have some gathering face to face after this virus together somewhere with the cup of coffee at lunch somewhere. थैंक यू वेरी मच। तो अजीज दोस्तों, आपने देखी हमारी बातचीत बिलाल बलोच साहब के साथ ऑन डिफरेंट इश्यूज, यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, फ्रेंच और मुसलमानों की फ्रांस में हालत के हवाले से, और ख़ास तौर पे बलोच इशू पे। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।